वैश्विक व्यापार पर नए ढांचे का प्रस्ताव यहां दिखाई दिया है। सिर्फ जीडीपी से विकास नहीं मापा जा सकता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। तो ये एक तरीके से उस बात का जवाब आपको यही मिल जाता है जहां कहा जा रहा है कि आई एम द बॉस बिकॉज ये हमारी ताकत हमको बॉस बनाती है, इकोनॉमिक ताकत। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कहना कि सिर्फ जीडीपी के आधार पर यह आकलन नहीं किया जाना चाहिए कि कौन कितना ताकतवर है, अपने आप में इसका जवाब है। बाकी मेहमानों के पास जाने से पहले जरा यह देखिए G7 विशेष सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संदेश और इसके बहुत गहरे निहितार्थ हैं। वैश्विक व्यापार कनेक्टिविटी के लिए अंतर्राष्ट्रीय ढांचे का प्रस्ताव, ये ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर PGII जिसको कहा जाता रहा है, असल में ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना को, उसको काउंटर करने के लिए इसमें जल्दी कुछ किया जाना चाहिए। इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप वाला रास्ता जो है उसको बनाने और पुख्ता करने के लिए भी, क्योंकि अगर आपको वाकई ये लगता है कि बैड इंटेंशंस को गुड इंटेंशंस के साथ काउंटर किया जा सकता है, तो उन गुड इंटेंशंस में टाइमिंग भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी बात कही, इंपैक्ट बनाने की बात भी उन्होंने कही। वैश्विक व्यापार को गति देने के लिए क्या किया जाना चाहिए, इंपैक्ट को लेकर जो मैंने आपको बताया क्या किया जाना चाहिए। भारत और पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे IMEC जिसकी मैं बात कर रहा था, और उसी में इंपैक्ट, उसी को बढ़ाते हुए विस्तार देते हुए इंपैक्ट की बात की गई। आंकड़ों के बजाय सभी देशों के साथ मिलकर व्यापार होने से तरक्की तेज होगी। और भारत हमेशा से जो वसुधैव कुटुंबकम की बात जो कहता रहा है, उसी अवधारणा को प्रकारांतर से भारत के प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से इस मंच पर दोहराया है। ग्लोबल स्किल पार्टनरशिप बनाने का भी प्रस्ताव दिया गया। भरोसेमंद कुशल श्रमिकों को वैश्विक आवाजाही, उनकी जो वैश्विक आवाजाही है उसको बढ़ाने की सलाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई। ये जो बातें उन्होंने कही, इससे कौन सी वो बातें हैं जो अभी तक जिसको विश्व नहीं मानता रहा, और क्या जब भारत ये कहता है कि हमारा उदय विश्व मंगल को सुनिश्चित करता है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही हैं, डॉक्टर आलोक पुराणिक क्या उन्हीं को एक तरीके से रीइंफोर्स कर रहा है भारत, जो पहले से कहता चला आ रहा है? देखिए, भारत को अगर आप कहें तो रियल फ्यूचर बॉस तो भारत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वर्ल्ड में किस कंट्री की, वो भारत की ही है। सबसे बड़ा मार्केट भारत बनने वाला है। G7 में PM मोदी का और भारत का होना इस बात का संकेत है कि अब विश्व की वो ताकतें भारत का नोटिस बड़ी गंभीरता से लेने लगी हैं कि इनको बुला के इनसे बात करनी है। और अगर आप फोटो से संदेश समझते हो तो फोटो में काफ़ी आगे खड़े हैं। एक चीज़ और जो मैं आपको आपकी बात से ऐड करना चाहता हूं कि जब उन्होंने कहा आई एम द बॉस, तो लाफ्टर आया, यानी लोग उनकी बात को मजाक में ही ले रहे हैं, उनकी इस बात पे हंस रहे हैं कि भाई तुम कहाँ के बॉस हो। आर्थिक दृष्टि से G7 का एक बहुत साफ संदेश ये है कि आज की तारीख में अमेरिका का कोई दोस्त दुनिया में नहीं है। या तो उनके सताए हुए देश हैं, या वो देश पाकिस्तान टाइप जो उनके ऊपर निर्भर हैं एक तरह से। तो ये वक्त मेरे ख्याल में अमेरिका के लिए आइसोलेशन का वक्त है, एटलीस्ट कम से कम विदेश संबंधों मामलों में। मोदी जी अगर इस चीज़ को यूज़ करते हैं, भैया कि हमारे पास आओ, कुछ टेक्नोलॉजी हमारे साथ बना लो, कुछ हमारे मार्केट का यूज़ कर लो, संदेश देना बिल्कुल परफेक्ट। ये आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं सर। ये जो अब जैसे 75 में शुरू हुआ ये G7, ये आज की तारीख में इस G7 को, अब जैसे कनाडा के साथ इनके अपने रिफ्ट्स, यूरोपियन यूनियन के साथ, यूरोप के साथ सामूहिक रूप से इनके अपने रिफ्ट्स। अब ये मान लीजिए कि यूके को अगर अलग एंटिटी के तौर पर आप देखते हैं तो उसके साथ एक अलग रिफ्ट। ऐसा कोई सगा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं या धमकाया नहीं। और ऐसी स्थिति में खुद को बॉस बताना, आज के संदर्भ में वो धुरी जिसके इर्द गिर्द G7 घूमता है, क्या अमेरिका आज भी वो है या अब ये धारणा बदल रही है? खास तौर से रशिया में इसको कैसे देखा जा रहा है? विनय शुक्ला जी, आपके पास आ रहा हूं। इन मुलाकातों को, इनसे आने वाले दिनों में होने वाली यील्ड को, इस सब को रशिया कैसे देख रहा है सर? वो भी कभी इसका हिस्सा था। अब देखिए, रशिया तो आप जानते हैं अच्छी तरह से कि वो पूरे सैंक्शंस वगैरह में है, पर ये इस प्रधानमंत्री की जो मीटिंग और ट्रम्प की मीटिंग है उस पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। क्योंकि वहां पर देखिए, आज जैसे वो उसके रूस के तेल पर जो एग्जम्पशन थे इंपोर्ट पे, वो खत्म हो गई है। तो अब भारत के लिए नई चुनौती हो गई है। तो अब देखते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री
मोदी ट्रंप को वो आश्वस्त करा पाएंगे कि भारत को के मामले में ये इसको छूट मिलती रहनी चाहिए। जी। दूसरा ऐसी बात है ये है कि भारत और रूस के बीच की जो संबंध है वो जो बैकग्राउंड में है, वो प्रधानमंत्री जो है जो ट्रंप के साथ इस टाइम बहुत सारी सी समस्याएं हैं, जैसे कि आपने शुरू में कहा था उल्लेख कि वो हॉर्मुज से में जो हमारे नाविक मारे गए वहां पे। तो इन सब चीजों को देखते यहाँ देखना है कि भारत कहाँ तक अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को पुश करके और वो अपनी समस्याओं का कितना समाधान करवा ये एक बड़ी बात आप कह रहे हैं। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी आज की तारीख में सबसे ज्यादा वल्नरेबल, ये क्या फ्रेज इस समय हो गया है अमेरिका की दादागिरी के सामने? क्या ये बहुत वल्नरेबल फेज हो गया है, या इसी तरह में तो परीक्षा होती है कि आपकी ऑटोनॉमी कितनी ऑटोनॉमी है एक्चुअली उसमें? मैं जनरल कुलकर्णी के पास ये सवाल लेकर जाऊं, उससे पहले आपको ये बता दूं कि हमारे साथ इमाम हैदर जैदी साहब भी जुड़ रहे हैं, जो कि ईरान में जाहिर है खामनेई, मुस्तफा खामनेई अभी, पहले आयतुल्लाह खामनेई इनके बड़े करीब रहे हैं और जाहिर है उस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं जो कि आप देखते हैं कि वहां किस कदर प्रिवेलेंट है। कि ये कहा जा रहा है कि अमेरिका के हमले के बाद ईरान और मजबूत हो गया है कंपेयर टू क्या था 28 फरवरी के पहले। मैं आपके पास आऊंगा इमाम हैदर जैदी साहब, G7 में क्या सोचा जा रहा है? क्या ईरान को कुछ उम्मीदें यहां से भी कुछ होगा, या मसौदे तैयार हो गए, वो एक अलग पैरेलल बातें चल रही हैं और यहां जो हो रहा है उससे ईरान को कुछ खास लेना देना नहीं है? मैं आपसे समझूंगा, लेकिन जनरल कुलकर्णी, ये स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी आई एम द बॉस वाले एरा में कितनी एक्चुअली रह गई है? दिनेश, बहुत बहुत धन्यवाद। देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देर आर नो परमानेंट एनिमीज, देर आर परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट। और अभी भी जिस प्रकार से ट्रंप ने कहा आई एम द बॉस, वो लेट हो गए उस मीटिंग में आने के लिए। आपने देखा होगा कि सारे हेड्स ऑफ स्टेट बैठे हुए थे, तो उन्होंने मजाक के तौर पर सावधान में खड़े हो गए, कहा हेलो आई एम द बॉस, मतलब मैं पहुंच गया हूं और बुरा ना मानना मैं लेट हो गया। तो उस उद्देश्य से अगर देखें तो आई थिंक वो माहौल को थोड़ा सा लाइटन करने के लिए, तो इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका जो है आज की तारीख में अपने आप को उतना सक्षम नहीं पा रहा है जितना वो समझता था। और ख़ासकर ईरान के युद्ध के बाद अब उन्हें लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं एक गलती हो गई, और वो गलती ये कि क्या इस तरीके से युद्ध लड़ा जाना चाहिए था जिसमें अमेरिका की जीत नहीं हुई, और ना हार भी कहेंगे, हार भी नहीं हुई, जीत भी नहीं हुई। पर अगर हार हुई तो डिप्लोमेटिक हार हुई, और जीत अगर हुई तो अगर ये कह सकते हैं कि चलो, पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर खुल जाता है तो मुझे लगता है कोई शक नहीं कि पूरे विश्व में थोड़ा सा आराम और इस बात का कम से कम एहसास होगा कि ट्रंप ने मेहनत की और कम से कम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो 27 फरवरी 2026 को खुला था, आज खुला है। तो दुनिया को क्या गाना चाहिए सर? तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा देना। बिल्कुल, क्या वही ये पूरी दुनिया को कहना चाहिए? जब वो ये आकर कहें कि मेरी देखिए सदारत में और मेरी कोशिशों से ये सब खुल गया, तो महाराज आप ही की कोशिशों से तो ये पूरी मुसीबतें भी आई।